अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 29 पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 29 हमारा फर्स्ट ईयर का पैरेक्सिसोम्स एंड ग्लाइक्सोसोम्स है। तो इससे पहले आपने पैरेक्सिसोम्स और ग्लाइक्सोसोम्स के हवाले से नहीं पढ़ा होगा कि पैरेक्सिसोम्स जो है वो एक स्मॉलर बॉडी होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। तो पैरेक्सिसोम्स को हम स्मॉलर बॉडीज या स्मॉल बॉडी कंसीडर करते हैं जो सिंगल लेयर से ढकी भी होती है या उसके ऊपर एक पतली सी लेयर मौजूद होती है जिस लेयर को हम सिंगल लेयर कहते हैं, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई डबल लेयर मौजूद नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेक्सिसोम्स आर द स्मॉल बॉडी दैट आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। दूसरी बात इस हवाले से पैरेक्सिसोम्स के हवाले से कि पैरेक्सिसोम्स जो है पैरेक्सिसोम्स हमारी बॉडी के अंदर पैरेक्सिसोम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। पैरेक्सिसोम जो है खास किस्म का एंजाइम्स रिलीज करता है और वो एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो पैरेक्सिसोम जो है एक खास किस्म का एंजाइम्स रिलीज करता है जो हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन एटम की तरफ ट्रांसफर करता है। पैरेक्सिसोम सीक्रेट द एंजाइम दैट ट्रांसफर द हाइड्रोजन एटम टू द ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म द H2O2। बात दरअसल ये है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी डेंजरस कंपाउंड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बहुत ज्यादा डेंजरस कंपाउंड है, टॉक्सिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर पॉइजनस की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा काम दिया है लीवर को कि लीवर क्या काम करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है लीवर के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक सिंपलर कंपाउंड में हाईली टॉक्सिक कंपाउंड से लेस टॉक्सिक कंपाउंड में तब्दील हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम। द एंजाइम इज कॉल्ड कैटालेस। ठीक है, कैटालेस एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टॉक्सिसिटी को, उसके जहरीले मादे को, उसके जहरीलेपन को खत्म कर देता है। कब? जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने के बाद दोबारा डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट जब होता है H पॉजिटिव में होता है H पॉजिटिव में हो जाता है और साथ ही साथ O2 अलग हो जाता है। जब ऑक्सीजन अलग हो जाए और हाइड्रोजन दोबारा से अलग हो जाए तो फिर वो आयोनाइजेशन स्टेट या डिसोसिएशन स्टेट कहलाती है। तो पैरेक्सिसोम्स क्या है? पैरेक्सिसोम्स एक स्मॉलर बॉडी कहलाती है जो सिंगल लेयर से सराउंडेड हुई होती है। पैरेक्सिसोम्स एक खास किस्म का एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम्स हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन एटम की तरफ ट्रांसफर करता है। जब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों आपस में रिकंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं। उन टॉक्सिक कंपाउंड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टॉक्सिसिटी, जहरीलापन, उसका जहरीली इंटेंसिटी जो है, जहर की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अल्लाह ताला ने लीवर के अंदर एक ऐसा फंक्शन दिया है, लीवर को एक ऐसा काम दिया है कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टॉक्सिसिटी को खत्म करता है। किस एंजाइम्स की मदद से? कैटालेस एंजाइम्स की मदद से। तो कैटालेस एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए काम करता है। अच्छा, दूसरी बात, पैरेक्सिसोम्स क्या करता है? पैरेक्सिसोम जो है वो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है। कहां पर? लीवर और किडनी सेल्स के अंदर। ठीक है, हमारी लीवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर जिसे आप कलेजी कहते हैं और किडनी जिसे आप गुर्दा कहते हैं। ठीक है, तो गुर्दों के अंदर और लीवर के अंदर मतलब जिगर के अंदर पैरेक्सिसोम्स के अंदर जो अल्कोहल तैयार हो रहे होते हैं, पैरेक्सिसोम्स की मदद से जो अल्कोहल तैयार होते हैं, उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? पैरेक्सिसोम्स की है। पैरेक्सिसोम दूसरा क्या काम करता है? पैरेक्सिसोम जो है हाईली टॉक्सिक कंपाउंड को या इफेक्ट ऑफ अल्कोहल को, डेंजरस इफेक्ट ऑफ अल्कोहल को, सीवियर इफेक्ट ऑफ अल्कोहल को, ठीक है, इस तरह के इफेक्ट को, अल्कोहलिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी काम करता है। पैरेक्सिसोम जो है हाईली टॉक्सिक कंपाउंड को लेस टॉक्सिक कंपाउंड में तब्दील करने के लिए भी काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पैरेक्सिसोम्स के हवाले से, पैरेक्सिसोम जो है वो मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछूंगा। जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं परऑक्सीडेज, दूसरा कहलाता है ग्लाइकोलिक एसिडोकाइडेज। ठीक है,
तो पेरोक्सिसोम जो है वो मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाता है। एक एंजाइम्स कहलाता है पेरोक्सीडेज, ठीक है, या फिर से आप पेरोक्सीडेज पढ़ लें प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। पेरोक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिडोकाइडेज, ग्लाइकोलिक एसिडोकाइडेज, ये दो एंजाइम्स हैं जो पेरोक्सिसोम प्रोड्यूस करता है। अच्छा, पेरोक्सिसोम और क्या काम कर सकता है? पेरोक्सिसोम जो है वो ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है खमीर। ईस्ट का मतलब क्या होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये खमीर क्या है? तो बेटा खमीर वो चीज है, अगर रात में आप आटा गूंदा हो, घर में वालदा ने या आपके सिस्टर ने आटा गूंदा हो, गर्मी के मौसम में वो आटा फ्रिज में जाने के बजाय किचन में ही रह गया और सब सो गए, और वो आटा किचन में गर्मी के मौसम में रह जाएगा, रखा हुआ रह गया, रखना भूल गए फ्रिज में आप लोग, तो वो आटा सुबह तक जो है खट्टा हो जाता है। फिर आपको खट्टी खट्टे पराठे और खट्टी खट्टी रोटियां खाने को मिलती हैं, क्योंकि वो आटा जो है वो फर्मेंट हो चुका है, उसके अंदर ईस्ट की प्रोडक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से सुबह आपको नाश्ते में वो पराठे की लज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, हल्की हल्की सी खटास आ जाती है, तो उस चीज को खमीर कहते हैं। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम जो है वो ईस्ट सेल्स के अंदर भी पाया जाता है। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मतलब क्या क्या हो गया? प्रोटोजोआ में तमाम के तमाम वो जानदार आ गए जो यूनिसेल्युलर हैं, लाइक एमेबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक प्रोटोजोआ से है। तो पेरोक्सिसोम जो है वो प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है, ईस्ट सेल्स के अंदर, खमीर के अंदर भी पाया जाता है, और बड़े बड़े प्लांट्स के सेल्स वगैरह में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई पेरोक्सिसोम्स के हाल पे। ग्लाइकोसोम्स क्या है? ग्लाइकोसोम्स आर आल्सो कंसीडर एज अ स्मॉल और माइक्रो बॉडीज। ठीक है, ग्लाइकोसोम जो है वो भी जो है वो पेरोक्सिसोम्स की तरह छोटी छोटी स्मॉलर माइक्रो बॉडीज है जो सिंगल लेयर से ढकी हुई होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स में दो चीजें कॉमन है, एक ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हुई भी होती है, ग्लाइकोसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। ये दोनों बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, कंफ्यूजन के तौर पर मैं आपसे टेस्ट में या एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकता हूँ। ठीक है, दे आर यूजुअली फाउंड इन द प्लांट सेल्स। ये आमतौर से ग्लाइकोसोम्स जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसोम्स की तादाद आमतौर से प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, जबकि पेरोक्सिसोम्स की अगर बात करें तो पेरोक्सिसोम्स ज्यादातर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स की तादाद प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, लेकिन ग्लाइकोसोम्स की तादाद अमूमन ज्यादातर जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है। ग्लाइकोसोम्स के पास एक एंजाइम मौजूद होता है जो फैटी एसिड की कन्वर्जन करवाता है शुगर में, यानी कि फैटी एसिड जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है वो बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसोम्स होता है। तो ग्लाइकोसोम्स के पास ऐसे स्पेशल एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ये स्टेप लेते हैं, जो प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं कि फैटी एसिड तमाम का तमाम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? शुगर में। ठीक है, ताकि प्लांट्स की प्रोडक्शन हो सके, प्लांट्स अपनी फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर सके। तो ग्लाइकोसोम जो है वो इनिशिएट करता है स्टेप्स को ताकि फैटी एसिड की कन्वर्जन जो है वो शुगर में हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ग्लाइकोसोम्स के हवाले से कि ग्लाइकोसोम जो है वो फैट स्टोरिंग टिश्यूज वगैरह के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं जहां पर फैट जो है वो स्टोर होता है। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह की बात बताई थी कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जब कभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होता है तो वो ग्लूकोज की शक्ल में नहीं रहता, बल्कि वो ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में तब्दील हो जाता है। जबकि एनिमल्स की बॉडी के अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, while in the case of plant cells, in plant cells the extra amount of glucose are converted into the starch, not in glycogen form। ठीक है, तो ये एक बुनियादी फर्क है। तो इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोसोम जो है वो उन सेल्स में पाए जाते हैं जहां पर फैट्स स्टोरिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं। जहां जहां फैट्स स्टोर हो सकता है उस तरह के टिश्यूज के अंदर ग्लाइकोसोम भी मौजूद होते हैं। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, ये एक न्यू टॉपिक है साइटोस्केलेटन। यहाँ पर पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स खत्म हो चुके हैं, यहाँ से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। ठीक है, तो दोनों लफ्ज को आप कंबाइन करें कलेक्टिवली कहलाता है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन का मतलब होता है सेल का ढांचा, सेल की बनावट। तो साइटोस्केलेटन जो है वो एक नेटवर्क है ऑफ फिब्रस प्रोटीन का, छोटे छोटे फाइबर लाइक प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है।
ठीक है। फिब्रस प्रोटीन का जो नेटवर्क होता है उसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 3D मूवीज वगैरह आप देखते हैं ना, एक ही चीज आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से साइटोस्केलेटन भी जो है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। बुनियादी फंक्शन जो मैं आपसे अमूमन एमसीक्यूज और टेस्ट वगैरह में जो पूछता हूँ कि साइटोस्केलेटन का बुनियादी फंक्शन क्या है, तो साइटोस्केलेटन जो है वो सेल की डिवीजन में मददगार साबित होता है, पहली बात। ठीक है, साइटोस्केलेटन की मदद से सेल की डिवीजन होती है, सेल की तकसीम का सिलसिला शुरू होता है। तो साइटोस्केलेटन सेल की तकसीम का सिलसिला शुरू करता है, माइटोसिस में काम करता है। माइटोसिस और मियोसिस का टॉपिक स्टूडेंट्स आप फर्स्ट क्लास 9 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आए होंगे कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो वेरी करते हैं। माइटोसिस में हमेशा पेरेंट बॉडी रिक्वायर्ड होती है, और मियोसिस में जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन होती है। मेल के गैमेट्स तैयार होते हैं, फीमेल के गैमेट्स तैयार होते हैं, और इससे फिर जाइगोट बनता है। ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है मियोसिस में होता है। ठीक है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अमूमन 99.9% जो है वो चेंजिंग आती है। माइटोसिस का प्रोसेस आमतौर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर कंसीडर किया जाता है, मियोसिस का प्रोसेस आमतौर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो साइटोस्केलेटन जो है वो सेल की डिवीजन भी करवाता है, माइटोसिस में भी मददगार साबित होता है। माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों जो है सेल और क्रोमोसोम्स की डिवीजन का प्रोसेस कराता है। ठीक है, तो आप चाहे माइटोसिस कहें या मियोसिस कहें, तो माइटोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है और सेल की डिवीजन होती है, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल की डिवीजन होती है। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों प्रोसेस जो है साइटोस्केलेटन से रिलेट करते हैं। साइटोस्केलेटन में क्या हो रहा है कि साइटोस्केलेटन जो है वो हमारे पास सेल की डिवीजन करवा रहा है। ठीक है, माइटोसिस करवाता है, मियोसिस करवाता है। साइटोकाइनेसिस एक ये नया लफ्ज है जो आपके लिए नया होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या लफ्ज होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन करवाता है। इस टर्मिनोलॉजी को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करवाता है, मतलब प्लांट्स की बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन को करवाता है, सेल वॉल को फॉर्म करता है दरअसल। अच्छा, इसके अलावा ये क्या काम कर सकता है कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो सेल शेप होता है, प्लांट्स की बॉडी का जो स्पेसिफिक शेप होता है, उस स्पेसिफिक शेप को भी चेंज नहीं करता बल्कि मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक शेप को मेंटेन करके रखता है। और सेल की तकसीम में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तकसीम, तकसीम का मतलब होता है डिवीजन। तो ये जो साइटोस्केलेटन जो है सेल डिफरेंशिएशन में भी मददगार साबित होता है। साइटोस्केलेटन जो है बेटा 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा कहलाता है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा कहलाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो का मतलब हमेशा होता है छोटे, ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्यूब जो भी होती है, मिसाल के तौर पर ये अगर एक मार्कर है, मार्कर से मैं पीछे का कैप निकाल लूं तो, और यहाँ से निब निकाल लूं मार्कर की, यहाँ मार्कर की निब निकाल लूं, पीछे से कैप निकाल दूं, तो ये मार्कर अंदर से हॉलो हो जाएगा, अंदर से खोखला होगा, अंदर से खाली होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मार्कर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से हॉलो स्ट्रक्चर होता है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मुझे इस वीडियो का टाइम बता दें कि ये वीडियो कितनी देर की हो चुकी है, कितने मिनट की हो चुकी है। ठीक, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक खास किस्म के प्रोटीन की बने हुए होते हैं, वो एक खास किस्म के प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन को कहा जाता है ट्यूबुलिन। ये बात मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछूंगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक खास किस्म के प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिस प्रोटीन को ट्यूबुलिन कहा जाता है। ठीक है, इसका सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसे ट्यूबुलिन कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबुलिन, तो उसके अंदर टोटल 13 कॉलम्स होते हैं, जिसको प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ बनाकर, ये देखिएगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर टोटल 13 कॉलम इस तरह से होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। 13 कॉलम रखता है ये। ठीक है, तो इसके बाद जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं टेबुलिन के, वो 13 कॉलम बनाते हैं और इस 13 कॉलम के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, प्रोटोफिलामेंट। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये सेल्यूलोज के फंक्शंस हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के सारे फंक्शंस हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्टोरेज ऑफ सेल्यूलोज की स्टोरेज करता है, मूवमेंट इन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो और सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट में मददगार साबित होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज पाई जाती है उसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। उन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को मूव करवाने में ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मददगार साबित होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, ठीक है, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर सीलिया की मूवमेंट कराता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया की मूवमेंट में मददगार साबित होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेल के डिवीजन में मददगार साबित होता है, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाता है, स्टोरेज ऑफ सेल्यूलोज को स्टोर करता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को मूव करवाता है। दूसरा फिलामेंट है माइक्रोफिलामेंट्स भी जो है वो सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो एक खास किस्म के प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन को एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंस है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और माइक्रोफिलामेंट जो है वो किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। तो एक्टिन प्रोटीन का जो फिलामेंट होता है वो माइक्रोफिलामेंट होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो फिलामेंट होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या काम कर सकता है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो इंटरनल मोशन ऑफ सेल के इंटरनल मोशन करवाता है, हेल्प इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मददगार साबित होता है ताकि मसल्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ठीक है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया। एमेबा आपने देखा होगा, एमेबा का शेप इससे पिछली क्लासेस में आप इस तरह का पढ़ कर आए और जो है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि एमेबा की जो बॉडी होती है वो इरेगुलर इन शेप होती है। ठीक है, एमेबा की जो बॉडी होती है रेगुलर इन शेप होती है। तो एमेबा की बॉडी के अंदर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये चीज यहां से लेकर यहां तक जो ये चीज है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे सीडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, ये सीडोपोडिया। तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो सीडोपोडिया की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मददगार साबित होता है और सेल की इंटरनल मोशन कराता है। सेल के अंदर जो मोशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है और उसकी हेल्प करता है। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा फिलामेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियान में। दोस टाइप ऑफ फिलामेंट विच आर फाउंड बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। ऐसा फिलामेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में पाया जाए वो फिलामेंट क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में पाए जाते हैं। ये 5 मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट प्रोटीन्स इन स्किन। अगर हम अपने स्किन की बात करते हैं, अगर हम अपने जल्द की बात करते हैं और अपने हेयर्स की बात करते हैं, तो हमारे स्किन में और हमारे हेयर्स में एक खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जिस प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। ये बात भी एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाएगी। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स में क्या बताया मैंने कि माइक्रोफिलामेंट्स में हमारे माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं हमारे स्किन वगैरह के अंदर भी पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स में हमारे पास जो स्किन है और हमारे पास जो अपने हेयर्स हैं, ये हेयर्स हो गए, ये स्किन हो गई, पूरी बॉडी की स्किन और हेयर्स के अंदर जो खास किस्म का प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और क्या काम कर सकता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल की जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि सेल की रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी बढ़ सके, सेल जो है आसानी से अपने आप को मिच्योर कर सके और स्टेबल हो सके।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो सेल के शेप को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है, मेंटेन द सेल शेप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 29 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई सवाल या किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरेक्सिसोम्स के हवाले से, तो पैरेक्सिसोम्स और गैलेक्सिसोम्स ये दोनों सवाल जो है वो शॉर्ट में पूछे जाते हैं और ये सवाल एग्जाम में कुछ इस तरह से आते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन पैरेक्सिसोम्स एंड गैलेक्सिसोम्स। ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन पैरेक्सिसोम्स एंड गैलेक्सिसोम्स, ये अमूमन 2 नंबर के आते हैं। तो इसे आपने 2 नंबर के एतबार से याद करना, पॉइंट वाइज याद कीजिएगा, जैसे पॉइंट मैंने बनाया है इसी पॉइंट के एतबार से आपने पैरेक्सिसोम्स और गैलेक्सिसोम्स याद कर लेना है। ठीक है, 2 नंबर के आते हैं। मैं भी आपसे टेस्ट में शॉर्ट नोट पे वगैरह पे पूछूंगा। और इसी तरह से साइटोस्केलेटन का जो टॉपिक है, ये साइटोस्केलेटन वाला टॉपिक भी जो है अमूमन शॉर्ट नोट पे के तौर पर पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो है ये टॉपिक जो है वो इसके फंक्शंस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, इस तरह की चीजें भी जो हैं वो पूछी जाती हैं आपसे शॉर्ट नोट के तौर पर। तो ये इस तरह की चीजें आपने शॉर्ट नोट के तौर पर याद करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो छोटी छोटी बारीक बीनी है, मतलब छोटे छोटे जो एमसीक्यूज हैं, वो आपने एमसीक्यूज के तौर पर ही जहन में मेमोराइज रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 29 मुकम्मल हो जाता है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ मिलेंगे आपसे एक अगले लेक्चर में, फिर से मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शारिक अंसारी को इजाज़त दिए। अल्लाह ने के बाद।